अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और ये 11th क्लास की जो फेडरल की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके बुक के MCQs हैं जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। वैसे तो मुश्किल नहीं है आई थिंक, बट कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है आई थिंक फेडरल के MCQ सॉल्व करने में ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। Now, which of the groups combine to form a peptide link between two amino acid? तो दो अमाइनो एसिड जो हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें इनमें से कौन से वो पार्ट्स, इनमें से कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं। तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड या तो इस तरफ आएगा, ठीक है, या तो अमाइनो एसिड इस तरफ आएगा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ज्वाइन होगा दूसरे वाले के साथ, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो दूसरे के अमाइनो ग्रुप के साथ ज्वाइन होगा। तो यही दो हैं जिनकी वजह से इसका नाम भी होता है अमाइनो एसिड। तो यही दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही जो दो ग्रुप्स हैं ये यूटिलाइज होते हैं। तो वन तो है, उसके साथ 2 नहीं है, हाइड्रोजन का ऐसा कोई रोल नहीं होता। 1 and 3, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये जो R है ये तो रेडिकल होता है, ये साइड चेन होती है, ये उसके काम आता है, आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, सेपरेशन के काम आता है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करता है। Now, which class of molecule is the major component of the cell membrane? तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमें पता है कि उसके अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर लिपिड्स होते हैं और दूसरा उसके अंदर दूसरा उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो दूसरा कंपोनेंट लिपिड है। अब लिपिड की 3 वैरायटीज़ दी हुई हैं। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये उसके अंदर नहीं होता, मेम्ब्रेन में नहीं होता। बाकी 3 चीज़ें लिपिड्स के अंदर आती हैं, जिसमें से फॉस्फोलिपिड वो टाइप होती है लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है ना। ग्लिसरॉल इज़ द बैकबोन फॉर, तो ग्लिसरॉल जो है हमारे पास अब वो किसकी बैकबोन होती है? तो ATP जो है हमारे पास वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, उनमें ग्लिसरॉल का कोई रोल नहीं होता। बाकी टर्पीन्स जो हैं, टर्पीन्स हमें पता है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो आइसोप्रोनॉइड यूनिट से या आइसोप्रीन यूनिट जो होता है उससे मिलकर बनते हैं। तो टर्पीन्स जो हैं उनके अंदर भी ग्लिसरॉल नहीं होता। स्टेरॉइड्स के अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें 4 रिंग्स होते हैं, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल नहीं होता। ग्लिसरॉल बेसिकली न्यूट्रल लिपिड्स जो है, ये दूसरा नाम होता है ट्राईग्लिसराइड्स का। तो ट्राईग्लिसराइड्स वो हैं कि जिनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, ट्राईग्लिसराइड जिनके अंदर ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो न्यूट्रल लिपिड इज द आंसर। फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड। अच्छा, इफ़ इट कंटेन्स हाइड्रोजन, तो नहीं, हाइड्रोजन दोनों में होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों में। इफ़ इट कंटेन्स एन एसिड ग्रुप, फैटी एसिड के अंदर सब में एसिड ग्रुप होता है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। इफ़ इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, यस दिस इज़ द आंसर। फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड तब कहते हैं जब उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड हो, यानी उसके अंदर इस बॉन्ड को तोड़कर फर्दर हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। ओके, इन RNA द नाइट्रोजन बेस दैट टेक्स द प्लेस ऑफ थायमिन। तो RNA के अंदर एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन ये 3 चीज़ें DNA के अंदर भी होती हैं। तो RNA के अंदर चौथी चीज़ जो होती है वो यूरासिल होता है, जो बेसिकली थायमिन की जगह आता है। तो RNA के अंदर यूरासिल होता है। द एंडिंग OSE मीन्स अ सब्सटेंस इज तो OSE की जो एंडिंग होती है वो शो करती है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और वर्ड जो यूज़ होता है वो शुगर होता है, और एक और वर्ड जो यूज़ होता है वो सैकराइड होता है। तो शुगर का वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो लाइपोप्रोटीन का तो आप सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि लिपिड्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन होती हैं जो एक्सटेंड हो रही होती हैं बाहर की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। सेल वॉल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को नहीं मिलता। Now when 2 amino acids are linked to form peptide linkage, dash is removed। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, और इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जब ज्वाइन होते हैं और उनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है तो उनमें से क्या रिमूव होता है, तब इसका आंसर वाटर नहीं होता, तब इसका आंसर होता पायरोफॉस्फेट। नाउ व्हाट इज द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स दैट मे बी असेंबल्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है x की पावर y। ठीक है, x की पावर y कह लेते हैं, या फिर r के ऊपर n लगा देते हैं, ठीक है, या n के ऊपर r लगा देते हैं, बात एक ही है। अच्छा, अब इसमें जो x है वो बेसिकली आपके पास नंबर है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है, और जो y है वो है आपकी जो पेप्टाइड की जो चेन बन रही है उसकी लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वो 2 है, तो x हमारे पास जो है वो 2 के बराबर है। दो हमारे पास अमाइनो एसिड है।
जबकि जो हमारी लेंथ है पेप्टाइड की, प्रोटीन की चेन की जो लेंथ है वो है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब इसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स होंगे, तो ये भी हमारे पास 2 है, y भी हमारे पास जो है वो 2 है। आपने करना ये है कि फॉर्मूला लगाना है x जो है उसकी पावर y, तो ये बन जाएगा 2 जो है उसकी पावर 2, तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप के वो बन सकते हैं, थियोरेटिकल नंबर जो आपके पास बन सकता है डाईपेप्टाइड्स का, अगर आपके पास सिर्फ 2 अमीनो एसिड हो तो वो 4 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास सपोज 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इनसे जो है हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, हर एक के अंदर 2-2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगेन 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है, तो ये x के बराबर हो गया। और जो चेन बन रही है आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन बन रही है, हर चेन के अंदर मान लें कि 6 न्यूक्लियोटाइड है, 6 न्यूक्लियोटाइड है, तो ये आपके पास 6 आ गया, तो 4 की पावर 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं यूजुअली उसके अंदर NMD कैट के अंदर। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है या वाटर के अंदर, तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ओके, नाउ व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? Which statement correctly describes a property of water? Number 1, a relatively large amount of heat is needed to increase its temperature. Yes, water का जो है वो specific heat capacity high होती है, तो उसके लिए large amount चाहिए होता है, ये बात correct है। At normal room temperature, its molecules are bound together by ionic bonds. नहीं, उनके दरमियान covalent bonding होती है, तो ये तो गलत हो गई। The highest density of water occurs below its freezing point. ये गलत बात है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जब वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस जो है वो लेस डेंस होती है वाटर से जब भी वो फ्लोट करती है। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नो, वाटर मेनली जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करता है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देनी पड़ती है उसे। एस्ट्रोजन, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ये तीनों जो हैं ये एग्जांपल्स हैं स्टेरॉइड्स की। ये स्टेरॉइड से सिंथेसाइज होते हैं, स्टेरॉइड जो है वो इनका प्रिकर्सर है। नाउ व्हिच टर्म इंक्लूड ऑल दी अदर्स? अब इनमें से आपको एक अम्ब्रेला टर्म चाहिए। जैसे मैंने आपको पढ़ा है कि एनीमिया जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। एनीमिया एक अम्ब्रेला टर्म है। एनीमिया के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक टाइप वो होती है जो आयरन की कमी की वजह से होती है, एक टाइप वो होती है जो सिकल सेल की वजह से होती है, एक टाइप वो होती है जो थैलासीमिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कोई ऐसी टर्म होगी कि बाकी टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी टर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। मोनोसैक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सिंगल यूनिट होते हैं, और पॉलीसैक्राइड भी इसी के अंदर आता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा आंसर है ना। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से हटा दूँ तो वो कौन सी टर्म है जो कि बाकी को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगी, तो वो पॉलीसैक्राइड है। पॉलीसैक्राइड के अंदर स्टार्च भी आ जाता है, और पॉलीसैक्राइड को अगर आप तोड़ें तो उसके अंदर से मोनोसैक्राइड जो है वो आपको मिल सकते हैं। नाउ चूज द पेयर ऑफ द टर्म दैट करेक्टली कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डैश एज डैश आर टू प्रोटीन्स। तो ये बात आसान सी बात है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमारे पास इनसे मिलकर आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली लंबी लंबी चेन्स होती हैं DNA और RNA जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर टू न्यूक्लिक एसिड एज डैश आर टू प्रोटीन। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रोटीन्स की लंबी चेन होती है तो वो मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड। तो जिस तरह अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए हैं, ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर है। द इनैंशियोमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो इनैंशियोमर अगर आपको याद हो, इनैंशियोमर हम कहते हैं जो कि मिरर इमेजेस होती हैं। तो मिरर इमेजेस का मतलब जिस तरह आपका राइट हैंड है और जिस तरह आपका लेफ्ट हैंड है, तो डी ग्लूकोज का जो इनैंशियोमर होगा वो एल ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गैलेक्टोज दिए हुए हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो डी ग्लूकोज जो है ये राइट हैंडेड ग्लूकोज है, और एल ग्लूकोज जो होगा वो लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होगा। ऑल्दो गैलेक्टोज का फार्मूला सेम होता है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। सो दीज आर दी MCQs जो कि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है।